अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं अनम अहमद। हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक कानून साजी की कोशिश कामयाब हो गई। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट नाफिज हो गया है। नए कानून के तहत नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत माजी में 184(3) के तहत नाअहल होने वालों को अपील का हक मिल गया है। कानून के तहत फैसलों पर 60 दिनों में नजरसानी अपीलें दाखिल की जा सकेंगी और अपील फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा। सवाल हमारा ये है कि क्या इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ दोबारा अहल और इमरान खान नाअहल हो जाएंगे? इस पर बात करने के लिए हमारे मेहमान जो मौजूद है, मैं तारुफ करवा देती हूँ। आसमा चौधरी साहिबा हमें ज्वाइन करेंगे। एमसी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नाजिर महमूद साहब और असद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नाजिर महमूद साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊंगी। इस एक्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं? चंद साल पहले हमने ये खबर सुनी कि नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दे दिया गया है, लेकिन अब जिस तरह से हालात बदले हैं, वाकयात बदले हैं, नवाज शरीफ के लिए राहें हमवार हो रही हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप? मैं समझता हूँ ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये कानून बहुत पहले बन जाना चाहिए था। बल्कि ये दो कवानीन, जो एक कानून तो ये है जो नज़रसानी का, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नज़रसानी का कानून है। इससे एक महीना पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तरीक़ेकार का जो प्रोसीजर का बिल जो एक्ट बनाया है वो भी बहुत अहम है। लेकिन इन दोनों बिल पर बात करने से पहले थोड़ा इसका पस मंज़र जानना ज़रूरी है नाजरीन के लिए कि देखें, कानून साजी जो है वो पार्लियामेंट का हक़ होता है और ये इंसानी माशरों ने सदियों में सीखा है कि कानून साजी का हक़ जो है वो किसी एक फ़र्द को नहीं दिया जा सकता और इसीलिए पार्लियामेंट का इदारा जो है वो परवान चढ़ता है और वो कानून बनाता है। हम ये देखते हैं कि हमारे मुल्क में ये हुआ है कि पार्लियामान को मुसलसल पैरालाइज या मफलूज रखा गया। एक तरफ या तो फ़ौजी आमिर फ़र्द वाहिद फैसले करते रहे और वो कानून बनाते रहे, चाहे वो जनरल ज़ियाउल हक़ हो या मुशर्रफ हो, और उसको फिर पार्लियामेंट को मजबूर किया गया कि वो अप्रूव करें। दूसरी तरफ ये हुआ कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बाद 19वीं तरमीम के ज़रिए जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऑफिस में बेपनाह इख्तियारात जो है वो मरकूज़ कर दिए। अच्छा, उस जो इख्तियारात का जो इर्तिकाज़ था उससे एक जो ताकत का तवाज़ुन था वो तब्दील हो गया और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बराह रास्त इस काबिल हो गए कि वो अपने तौर पर, ज़ाती तौर पर बहुत सारे फैसले कर सकें, वो सुमोटो का एक्शन ले सकें, अपॉइंटमेंट में फ़ैसले कर सकें। तो इन सब को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी था कि ये बिल लाया जाता। तो इमरान खान की जब हुकूमत थी तो उन्होंने भी यही किया कि वो सदारती ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए कानून साजी की कोशिश करते रहे। और जब सदारती ऑर्डिनेंस आता है तो उसमें भी यही होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि ये कानून बने तो वो बाईपास करते हैं पार्लियामेंट को और वो डायरेक्ट सदर को भेज देते हैं। सदर साहब जो है वो चूँकि बिल्कुल आरिफ अलवी साहब वो इमरान खान के नक्शे कदम पे चल रहे थे, जो ऑर्डर आता था मान लेते थे। अब ये पहली मरतबा हुआ है आज बड़े अरसे बाद, यानी 4-4.5 साल बाद, कि आरिफ अलवी साहब ने शायद इमरान खान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपनी मर्जी से कोई फैसला किया है, अपनी मर्जी से दस्तखत किए, जबकि सिर्फ 1 माह पहले, यानी ये 9 मई के वाक़यात होने से पहले 1 माह पहले जो कानून बना, जिसका मैंने पहले हवाला दिया, जो सुप्रीम कोर्ट के तरीक़ेकार के मुतालिक जो कानून और सुमोटो के बारे में था, उस पर सदर पाकिस्तान ने दस्तखत नहीं किए और फिर ये हुआ कि जो कानून के मुताबिक 2 मरतबा उन्होंने वापस भेजा, फिर वो एक मुद्दत पूरी होने के बाद वो कानून बन गया। इसलिए मैं ये कानून और इससे पहले बनने वाला कानून जो पिछले महीने बना, इन दोनों को मैं अहम कानून समझता हूं और इनके असरात पाकिस्तान पर मुस्बत होंगे और उससे नवाज शरीफ को भी फायदा होगा। लेकिन ये नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन की बात नहीं है, इसका फायदा आम आदमी को होगा। लेकिन वक्ती तौर पर तो हम यही देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन वक्ती तौर पर ये है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म जो दूररस असरात हैं माशरे पर और मुल्क के कवानीन पर, वो बहुत मुस्बत होंगे। मैं इसको पॉजिटिवली देख रहा हूँ। पॉजिटिवली देख रहे हैं। आसमा साहिबा, आप किस तरह से देख रही हैं एक तो इस कानून को, और दूसरा सदर मुमलिकत ने इस कानून पर दस्तखत किए हैं, कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई बात नहीं की और इमरान खान से मुशावरत के बगैर दस्तखत हुए, तो क्या बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस के इमरान खान को सरप्राइज दे दिया सदर आरिफ अलवी ने? नहीं, ये तो जुम्मे को शायद हो गया था, उन्होंने इस पे दस्तखत कर दिए थे और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान की मर्जी के बगैर हुआ होगा। देखिए, अभी जो मौजूदा केसेस इस वक्त चल रहे हैं, इमरान खान पर भी नाअहली की तलवार लटक रही है। बहुत सारे अहम मामलात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और कल का इसका बेनिफिशियरी इमरान खान भी हो सकते हैं। लेकिन डिबेट जो इस वक्त हो रही है कि क्या, जो एक पॉइंट हम सब डिस्कस कर रहे हैं, सुबह से मीडिया पे चल रहा है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन, क्योंकि हेडलाइंस में ये चीज मेंशन की जा रही है कि उनकी नाअहली खत्म हो जाएगी। तो देखिए, फिर कायदे कानून किसकी हम बात करते हैं, पाकिस्तान में इस वक्त कौन सा कानून अमलन आपको नाफिज नजर आ रहा है? पार्लियामान भी अपनी अपोजिशन, राजा रियाज भी आपके अपने, शहबाज शरीफ वजीर आजम है, 13 सियासी जमातों का मजमूआ इस वक्त पार्लियामान के अंदर मौजूद है। कोई बड़ी अपोजिशन तो आपने देखी नहीं कि जो इसकी बड़ी मुखालफत करे।
या इस पे डिबेट होती या कानून साजी, देखिए बहुत अरसा इन चीज़ों पे डिबेट होती है, फिर उसके बाद ये बिल्स जो है कायमा कमेटीज होती हैं उनमें जाते हैं, उस पर बाकायदा डिस्कशंस होती हैं, फिर दोनों जानिब से अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से कुछ तजावीज़ आती है, उसके बाद ये बिल्स लाए जाते हैं और फिर वोटिंग के जरिए कोई हाँ में और कोई ना में इसके खिलाफ या हक में जाता है। लेकिन इस बिल को जब मंजूर किया जा रहा है, पहली शर्त यही थी कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, तो इसका मतलब आज ही लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया गया। मियां नवाज शरीफ अब पाकिस्तान भी आएंगे, नाअहली की जो तलवार है वो लटक रही थी वो भी खत्म हो जाएगी, जहांगीर तरीन नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो फिर आप सारा इसका नतीजा पाकिस्तान के अवाम को तो इसका शायद कोई फायदा नहीं होगा। देखिए फायदा तो सिर्फ अपने मफादात की जाएंगे ना। आपकी जो पार्लियामान है, पहले दिन आई थी एहतसाब बिल में, उन्होंने जी अमेंडमेंट की, नैब की जो कानून साजी थी नैब के हवाले से उसको बहुत ज्यादा कर दिया, तो अपने इंटरेस्ट के लिए सब कुछ किया। पाकिस्तान के अवाम में तो आपको लगता है कि इससे पार्लियामान ताकतवर हो जाएगा मजीद? देखिए ताकतवर होने की बात यही है कि सियासतदानों के केस अगर जाते हैं समोटो की नोयत में आर्टिकल 184 के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट उनको देखता है तो फिर अपील का हक है, 60 दिन के अंदर आप उसको अपील कर सकते हैं और फिर इसका इतलाक माजी की केसेस पे भी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कल को किसी आम शहरी को, अगर हम इस पे एक डिबेट इस वक्त ये भी चल रही है कि नूर मुकद्दम का केस अगर वहां चला जाता है या जो बहुत सारे विक्टिम्स हैं इस वक्त माशरे के अंदर, वो उसके बाद आप अगर इस तरह के केसेस पे अगर अपील जाती है तो फिर इसका मतलब मुआशरे में सजा नहीं होगी। सजा और जजा का कानून मुझे तो नहीं अभी लग रहा, अपने इंटरेस्ट की गेम है सारी और सिर्फ पॉलिटिकली फायदा इस वक्त देने की कोशिश की जा रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त सेट कर दिया गया है कि किसने मैदान के अंदर होना है, किसने मैदान के बाहर होना है, और ये कानून साजी अपने मफादात के लिए की गई है। बहरहाल पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है, यही कह सकते हैं। ठीक है जी। अंबर, आपको क्या लगता है ये जो कानून बना है, क्या इससे सियासी फायदा उठाया जाएगा? सियासी फायदे के लिए ये कानून बनाया गया है? और ये जो जिस तरह बात करी थी आसमा साहिबा के लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सेट कर दिया गया है, अब प्लेट में रखकर हुकूमत दी जा रही है, क्या आप सिनेरियो देख रहे हैं इस कानून के बाद? जी मैं समझती हूँ कि ये जो कानून है इसका हम पस मंजर थोड़ा सा देखें और इसका ये किन अपील्स पर, किस किस्म की अपील्स होंगी उस पर अप्लाई होता है के हवाले से जो फैसले होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, सुमोटो के होते हैं, 184 3 के तहत जो फैसले लिए जाते हैं उसके हवाले से होता बार हमने देखा है कि एक हम कहेंगे कानून का एक असूल भी होता है कि जिसको भी सजा दी गई हो, जिसके खिलाफ ऑर्डर दिया गया हो, उसका एक अपील का भी हक होता है। तो ये तो इंसाफ का बुनियादी असूल है और ये भी हम जानते हैं कि जब भी हम बात करते हैं कि कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, सुमोटो की तरफ से, लेकिन क्योंकि जो नजर सानी है वही 3 जज सुनेंगे और बहुत महदूद की, तो अपील का कोई फायदा नहीं होता। तो ब्रॉडली अगर आप देखें, अगर हम इसको सियासी मामला से अलग रखकर इसका जायजा लें तो ये इंसाफ के लिए अच्छा कदम है, अच्छा कानून है। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं कि अगर जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ को फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा, और फिर ये भी सवाल पूछना चाहिए जो मुन्ना बात कर रही थी कि अवाम का फायदा नहीं होगा। मगर आप ये भी देखें कि ऐसा हुआ है कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की गई हो और किस बुनियाद पे की गई हो, और ये क्या वाकई ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नाअहली जो है हर उस शख्स पर, हर सियासतदान पर लागू की गई हो और क्यों नहीं की गई। जहांगीर तरीन साहब का अगर आप नवाज शरीफ को छोड़ दें, जहांगीर तरीन साहब ने तो एक इंटरव्यू में कह दिया था कि तवाज़ुन रखने के लिए मुझे नाअहल करार दिया गया था, तो उनको भी तो हक है कि वो कम से कम इस सख्त सजा की अपील करें। मैं तो समझती हूँ कि इस किस्म की किसी भी सियासतदान की लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होनी भी नहीं चाहिए। दूसरे ममालिक में सजा होती है, जो कन्विक्टेड होते हैं, तो एक मुद्दत के लिए, और आप देखें यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ भी ऐसा हुआ कि एक मुद्दत के लिए आप सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं ले सकते, लेकिन आप फिर वापस आ सकते हैं। एंड दैट इज एक्चुअली द प्रिंसिपल दैट वी शुड अप्लाई। सो आप समझते हैं कि वापसी के रास्ते खुले रखने चाहिए, ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। आखिरी मैं पॉइंट दूंगी कि इसमें अवाम का भी कैसा फायदा है कि आप नवाज शरीफ जहांगीर तरीन को छोड़ें, नसरा टावर जैसा एक मामला है जिसमें बहुत सारे
मिडिल क्लास के लोग मुतासिर हुए थे और उनके घर, उनका पैसा चला गया था उस बिल्डिंग में चीफ जस्टिस की ज़ाहिर सो मोटो की वजह से, उनको भी मौका मिल जाता है अपील का। सो अब आप देखिए कि इसमें फ़ायदा तो कुछ है और सियासी मफाद ज़रूर है, लेकिन इसमें एक ब्रॉडली इंसाफ, इट सर्व्स द पर्पस, एक द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एज वेल एज ऑर्डिनरी पीपल एज वेल। तो मेरे ख्याल में कि हमें इसको ज़्यादा ब्रॉडली भी देखना चाहिए, ख़ास तौर पे हम अपने सियासी तनाजुर में देखें, इसमें इमरान खान साहब को भी फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, असद महमूद साहब, आप क्या समझते हैं? एक तो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ वो कहते हैं कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपनी सज़ाओं के खिलाफ नज़र-ए-सानी का हक इस्तेमाल कर चुके हैं, लिहाजा उनकी नज़र में नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को इसका फ़ायदा नहीं होगा। आप किस तरह से देखते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आनम। सर्टली आपने ना आलमोस्ट को 13 साढ़े 13 महीने हो गए जिस तरीके से आपने अपनी पार्लियामेंट को काम करते देखा। कहने को तो हम कह सकते हैं जी कि नहीं, ये पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, आर फॉर दैट मैटर जितनी भी लेजिस्लेशन है इट हैज़ टू गो थ्रू दी पार्लियामेंट। बट ये सवाल तो ज़रूर किया जाना चाहिए कि क्या वाकई भी फील कि ये पार्लियामेंट है, ये 100% ये कंप्लीट है? डू यू रियली थिंक कि अपोजिशन जो है वो वहाँ पर उस तरीके से मौजूद है जैसे एक लिहाज से उसको होना चाहिए? आर फॉर दैट मैटर कि जितनी भी स्ट्रेंथ आनी चाहिए नेशनल असम्बली की, क्या वहाँ पर इतने लोग एक लिहाज से मौजूद हैं? तो अगर उससे हट के भी एक और सवाल भी ज़रूर किया जाना चाहिए। और बिल्कुल अगर देखा जाए तो ये जितने भी कवानीन इन पिछले 13.5 महीनों के अंदर जो PDM की गवर्नमेंट ने और स्पेशली नून लीग को अगर मैं कहूँ कि उन्होंने पास किए, इसका एक आम आदमी से किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसे स्पेशल एलीट क्लास के जिसके लिए सारा कुछ हो रहा है। और उसको इस एंगल से भी ले लें कि हाँ, अगर कुछ इदारे ऐसे हैं कि जिनके अंदर कोई आप फील करते हैं जी कि नहीं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा सकते हैं, तो उनके ऊपर मुख्तलिफ़ तरह की कदगन लगाने के लिए सारे के सारे कवानीन हैं। आई वुड सिंपली से कि हाँ, इट वुड हैव बीन मच बेटर कि एक ये पूरा ऐवान कंप्लीट होता, कानून साजी होती, फाइन, इट हैड लॉट ऑफ वेटेज। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कोई हुकूमत आती है और उसने अगर कवानीन बनाने होते हैं तो सर्टली गवर्नमेंट अपोजिशन सबको वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। और ये तो नहीं होगा ना कि अगर कल फ़र्ज़ करें कि तब्दीली होती है, कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो कहें जी कि नहीं सारी की सारी चीज़ों को तब्दील कर लो। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर हमारे मुल्क के अंदर ये 2 असम्बलियाँ टूटी हैं, 90 दिन छोड़, वो तो 120 दिन से भी ऊपर टाइम गुजर चुका है, तो अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वहाँ पर एक लिहाज से बेबस हो गया और वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करा सके, तो इसके बाद नो आई कैन से कि द एवेन्यूज आर ऑल ओपन टू PDM। ये जो कुछ करते रहे, रास्ते खुद तहरीक इंसाफ ने खोले ना, उनको वो खुद असम्बलियों से बाहर निकले। नहीं, मैं असम्बलियों नहीं, नो इट्स नॉट लाइक दैट। और आई थिंक हमें इस तरफ नहीं जाने की ज़रूरत। असम्बली कोई भी पार्टी अगर तोड़ती है, और अभी ये कितने सालों, 4 साल, कोई महीनों 4 साल के बाद ये तोड़ी गई फ़र्ज़ करें, तो डू यू थिंक कि मतलब ये इसके बाद इलेक्शन नहीं होने चाहिए? दैट मीन कि अगर 5 साल ही आपने पूरे कराने तो 2/3 मेजॉरिटी से वो क्वेश्चन के अंदर हमें अमेंडमेंट लेकर आनी चाहिए थी। इट्स नॉट लाइक दैट। और हमें इस सिमत में नहीं जाने की ज़रूरत मैं फ़ील करता हूँ कि ये उससे कि चाहे आप अपनी असम्बली की बात करते हैं, चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और कवानीन की आप बात करते हैं, जो जिस तरीके का जस्टिस सिस्टम है, इस बेसिकली टू नर्चर, टू लुक आफ्टर द एलीट। आप देखें ना, इन्होंने कहा जी कि नैब के जितने भी इनके ऊपर केसेस थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। किसने कानून पास किया? आपकी असम्बली ने पास किया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर हर तरह की कदम लगाने के लिए दिस गवर्नमेंट हैज़ गॉन टू एनी एक्सटेंट, आई वुड सिंपली से, एंड द रीज़न इज़, और ये ऐसी कोई ढकी छुपी बात नहीं करी जी नवाज शरीफ को जो है वो रिलीफ नहीं मिलेगा या जहांगीर खान तरीन को, ये सारे के सारे इसी काम के लिए तो हो रहा है। रिलीफ इस सारे 13.5 महीनों के अंदर दिया किसको गया? PDM को दिया गया, पीपल्स पार्टी को, नून को, JUIF को, एंड यू नेम एनी पॉलिटिकल पार्टी, डेफिनेटली रिलीफ एक लिहाज से उनको मिला है। तो जब सिलेक्टिव कवानीन होंगे, सिलेक्टिव उनका माइंड सेट होगा, किसी एक खुसूसी जो शख्सियत होगी उसको आपने एक लिहाज से कुछ फ़ायदा पहुंचाना होगा, तो इसी तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप कोई ये समझता है कि इस कानून के आने से अब पाकिस्तान के अंदर बड़ी ठंडी हवा के झोंके चलेंगे और दूध की नहरें बह जाएंगी, शहद बहना शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना। नीदर दिस PDM इज मेंट कि लोगों के लिए कुछ करेगी। मतलब मुझे कोई शख्स एक भी चीज़ बता दे कि उन्होंने ऐसा कानून पास किया हो, ऐसी डिस्कशन की हो जो कि आम लोगों को सूट करती है। आप समझते हैं कि अवामी फायदे के लिए कुछ नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब, अब तो रास्ते हमवार हो रहे हैं नवाज शरीफ के। आपको लगता है नवाज शरीफ अब जल्द वतन वापस आ रहे हैं?
जल्द तो फौरी तौर पे तो नहीं आएंगे, लेकिन मैं उस पर बात करने से पहले एक और बात दिलचस्प जो यहाँ पर हो रही है उस पर थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा, एक दो बात। देखें, ये बात तो किसी भी कानून के बारे में कही जा सकती है कि इसका आवाम को कोई फ़ायदा नहीं। मसलन कोई आदमी सड़क पे खड़ा हुआ कहेगा जी 1973 का आइन बना, मुझे क्या फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, मुझे क्या फ़ायदा हुआ, 1956 का आइन बना, मुझे क्या फ़ायदा हुआ, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे तो सादत हसन मंटो ने एक अफसाना लिख दिया था, नया कानून। उसमें यही बताने की कोशिश की गई थी कि नया कानून तो बन गया लेकिन वो कोचवान बेचारा, उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये जो इस तरह की जो बातें की जाती हैं, इसका मतलब ये कि आप कानून साजी का जो अमल है उस अमल पर ही सवाल उठा रहे हैं कि कोई भी कानून बना लें किसी का भी फ़ायदा नहीं होता। इसका मतलब ये कि पार्लियामेंट भी की भी ज़रूरत नहीं है, ना नए कानून की ज़रूरत है, क्योंकि आम आदमी के लिए तो दूध से शहद की नहरें बह नहीं रही, मुझे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इसलिए वो ना कानून होना चाहिए ना पार्लियामेंट होनी चाहिए। तो इसका ये मतलब निकलता है। इसलिए मुझे ये बात बड़ी दिलचस्प मालूम हो रही है इस वक्त। ये तो एक बात। दूसरी बात ये कि अंबर शमसी ने बड़ी अच्छी मिसाल दी इस वक्त कि वो नस्ला टावर का हवाला दिया, इन्होंने जो यूसुफ रज़ा गिलानी को हटाया गया उसका हवाला दिया, नवाज शरीफ को जो हटाया गया उसका हवाला। ये सारे हवाले बहुत अहम हैं इसके कॉन्टेक्स्ट को या सियाक़ सबाक़ को समझने के लिए। देखें, ये सारे फैसले जो फ़र्द वाहिद जो चीफ जस्टिस करते रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि वो मरकूज़ किया अपने हाथ में इख्तियार। अब मसलन यूसुफ रज़ा गिलानी को अगर हक़ मिलता है उसको जो अपील का, तो क्यों ना मिले, क्योंकि उनको जिस पर नाहल एक मुंतखब वज़ीर आज़म को नाहल किया गया इफ्तिखार चौधरी के दौर में 2012 में, ये नौजवानों को समझना चाहिए ये बात कि सिर्फ ये केस था कि जी आपने एक तीसरे मुल्क स्विट्ज़रलैंड को ख़त क्यों नहीं लिखा कि वो अपने मुल्क के सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केसेस री ओपन करे, और वो नई खत लिखा तो इसलिए उनको नाहल कर दिया। तो इस तरह की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं जिसमें इख्तियारात का गलत इस्तेमाल अदलिया की तरफ से हुआ, उसको रोकना जरूरी था। और यही इसी तरह का गलत इस्तेमाल हम अभी भी देखते रहे हैं, इसको रोकना जरूरी था, इसलिए यह कानून जरूरी है। ठीक है, ठीक है। आसमा साहिब, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं बिल्कुल, देखिए, कानून बनाना गलत बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है कानून बनाया जाए। 1973 का आइन है, आर्टिकल 10A के बारे में आपका क्या ख्याल है, आज़ादी इज़हार राय के बारे में आपका क्या ख्याल है, इंसानी हकूक की ताज़ीम के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये आपका आइन आपको इसकी इजाजत देता है। आज पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, कोई बात करता है उठा के उसको जेल के अंदर फेंक दिया जाता है, किसी ने किसी के खिलाफ कोई बात कह दी, आपको नागवार गुजरी, आप देंगे उसे उठा के, तो आपका इंसानी हकूक कहाँ है? कानून मौजूद है लेकिन उस पर अमलदारी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन का मसला। बात की बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने की। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड भी करूँ, यूसुफ रज़ा गिलानी को अगर उन्होंने सजा दी थी खत ना लिखने पे, लेकिन उसके बाद जो ही राजा परवेज अशरफ साहब आ गए थे तो उन्होंने अगले दिन ही कोर्ट में जाकर जी हम तो खत लिखने के लिए तैयार हैं। तो ये तो पीपल्स पार्टी की अपनी नाअहली थी कि वो पहले कह देते हम खत लिख देते हैं, तो उनकी नाअहली ना होती। तो देखिए, उस वक्त की गवर्नमेंट ने भी कुछ अपने वजीर आजम के साथ गेम की थी जिसके तहत उनको घर भेजा गया। अगले वजीर आजम आए, उन्होंने कहा जी हम तो खत लिखने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, ये सियासतदानों की जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, हमें इनको भी जरूर अवाम के सामने, तारीख को, सही हकाइक को हमें लोगों के सामने रखना होगा। और जो हमारे आइन हमारे बुनियादी हकूक कहता है और उसके तहफ़्फ़ुज़ का वो ज़ामिन है, तो वो बुनियादी हकूक हमारे कहाँ गए, हमारी आज़ादी इज़हार राय कहाँ गई, ये सब कुछ कानून के अंदर मौजूद है। क्या सिर्फ पाकिस्तान का कानून इस वक्त अमीरों के लिए है, एलीट क्लास के लिए, या फिर सियासतदानों के लिए कि वो आए अपनी बेहतरी के लिए, अपनी मंशा के लिए कानून बनाए, उससे अपने आप को रिलीफ दें और फिर जी अल्लाह अल्लाह खैर सलाह? तो यही हो सकता है इस मुल्क के अंदर। तो ठीक है, असद साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं ये लगता है बड़ा अच्छा है कि जी हाँ, ये तो कवानीन बनने चाहिए, आम आदमी को तो फ़ायदे की ज़रूरत ही नहीं है। वाई बिकॉज आम आदमी का तो ताल्लुक ही कोई नहीं इन सारी चीज़ों से। ये कोई 1-2 मे बी 2,500 फैमिलीज़ हैं पूरे पाकिस्तान को ये रूल कर रहे हैं। दे आर द एलीट पीपल। आई वुड से, जो मुझे अफसोस हो रहा है कहते हुए, एलीट कहाँ से आ गए? इनको देखें तो सही, ज़रा असम्बली के अंदर जाएँ, इनका लेवल ऑफ डिस्कशन तो देखें। ये जिस तरह की भांत भांत की बोलियां आपको असम्बली के अंदर नज़र आती हैं, इनका ज़रा अटेंडेंस करने का लेवल तो देखिए। एंड यू स्टिल फील कि दे आर द वन, कि इनके दिल के अंदर कोई दर्द होगा और इसके बाद ये कुछ करेंगे लोगों के लिए। नो, नॉट एट ऑल। आप देखिए ना, मैंने सीधी एग्जांपल दी, 13.5 महीने के अंदर कोई एक ऐसा काम बताएं कि ये फील हो कि नहीं यार, ये बाकी जो पाकिस्तानी लोग हैं इनके लिए दिस गवर्नमेंट इज़ वेरी मच वरीड एंड दे वांट टू डू समथिंग बेसिकली फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और नॉट एट ऑल। आसमा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी, जिसको कहते हैं ना, वो अपने कद से थोड़ा सा ऊपर चले गए थे, और ये एक बिल्कुल वो डुप्लिसिटी वाली बात आती है कि पीपल्स पार्टी का किस तरह का सिलसिला था, और लेटर लिखने की सर्टली बात आती है। पाकिस्तान के पैसे तो इन्वॉल्व थे सारी चीज़ों के अंदर।
तो मैं ये सिर्फ इतना कहूँगा, और उसी के साथ एक और चीज़ कर लें, यही पाकिस्तान है ना, यूसुफ रज़ा गिलानी के असासे अब बात निकली है तो चेक कर लें, व्हेन ही टुक ओवर बिफोर द प्राइम मिनिस्टर, तो तब उनके कितने असासे थे, आस्क द पीपल इन पीपल्स पार्टी, एंड व्हेन ही लेफ्ट एज प्रीमियर, चाहे उनको निकाला गया तो तब उनके कितने असासे थे। इट्स नॉट लाइक दैट, दे आर द पीपल जो कि सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली दे आर दी वन जिन्होंने पाकिस्तान को आज इस लेवल पे पहुंचा दिया होगा। के लिए बनाते हैं। अंबर, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? मैं कहती हूँ कि ये डिबेट का जो डायरेक्शन है, मेरे ख्याल में कि ये है कि क्या कानून कौन सा मौजूद है पाकिस्तान में, उसका इतलाक कैसे होता है और किस पे होता है, बजाय कि इसके हम देखें कि क्या वजह है कि अच्छे कवानीन भी हैं, उसके बावजूद कवानीन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बात यह है कि ये वाला जो कानून है, जैसे मैंने कहा, ये इंसाफ के कुछ उसूल है, उसको मेरे ख्याल में कि फॉलो भी करता है। दूसरी बात ये है कि ये आम आदमी के लिए भी फ़ायदा दे सकता है। नस्ला टावर का केस हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ने थोड़ा बहुत उसका जिक्र किया है। हम वहाँ फंस गए कि पार्लियामेंट ख़राब है, बेकार है, सब ख़राब हैं, कोई ढंग की बात ही नहीं करता, कोई कानून साजी नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। लेकिन अगर आप पार्लियामेंट में जाए और जो डिबेट्स होती हैं, जो कमेटीज़ के अंदर होती हैं, जब कानून साजी हो रही होती है, जो सवाल जवाब हो रहे होते हैं, जब एक फंक्शनल पार्लियामेंट होती है, अगर आप बाकायदगी से वहाँ अटेंड करें, आप देखेंगे कि जो इश्यूज कंस्टिट्यूएंट्स या जो हल्के में उनकी नुमाइंदगी करते हैं लोग, वो रेज भी करते हैं, वो बात भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। जब ये कमेटी सिस्टम पूरा चल रहा होता है, उस पे हर कानून पे सवाल जवाब भी होता है। अस्मा साहिबा ने बहुत कवरेज की हुई है, मुझे मालूम है, उनको भी देखा होगा। तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देना कि कोई फायदा नहीं है किसी कानून का, कोई अच्छी बात बुरी बात नहीं है, आई थिंक ये जो तज्जिया है ये रिडक्टिव भी है, और इसके साथ साथ आई थिंक ये एक टेंडेंसी शो करता है कि आप हर चीज को रद्द कर दें क्योंकि आपको पसंद नहीं है। अगर हम एक तज्जिया करें, कोल्ड एनालिसिस करें, कवानीन का फायदा भी होता है और नहीं फायदा भी होता है, और उसका इतलाक पे भी फर्क होता है। देखने की ये बात है कि जैसे मैंने कहा कि इसमें ज़रूर सियासी फ़ायदा होगा, और जो ख़ास तौर पर जो पीडीएम की हुकूमत है, जाहिर है वो इस वक्त लेकिन आप समझती हैं अवामी फ़ायदा भी है साथ साथ, सही है, भी हो सकता है, इसका हम दूसरी नज़र से भी इसको देख सकते हैं। और जो बात अस्मा साहिबा भी कहती, मैं अग्री करती हूँ, हक़ाइक़ I think let's look at something more broadly rather than with our narrow sort of interest कि हमें ये हुकूमत नहीं पसंद, ये वाले लोग नहीं पसंद, ये सब करप्ट हैं, ये सब अपना सियासी फ़ायदा देख रहे हैं। हम कानून को कानून के तौर पर देखें और वो किस तरह से अप्लाई होगा और किस पे अप्लाई होगा। सही आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब जरा, असद साहब मैं आपकी जाने बात नहीं, डॉक्टर साहब आप जरा जल्दी से, फिर मैं असद साहब जी क्विकली एक दो बातें। एक बात तो ये कि ये जो कहा जा रहा है कि ये पर्सन स्पेसिफिक कानून है, ज़ाती फ़ायदे के लिए बनाया गया है। ज़ाती फ़ायदे के लिए कानून जो बनाया गया था वो केपी असेंबली ने पास किया था, जब इनके हेलीकॉप्टर के जो अखराजात थे उनको पूरा प्रोटेक्शन देने की इमरान खान को कोशिश की गई थी, वो था ज़ाती फ़ायदे के लिए। ज़ाती फ़ायदे का कानून वो था जब जनरल ज़ियाउल हक़ ने 8th अमेंडमेंट में 8वीं तरमीम में ये दाखिल करवाया था कि वो 1990 तक मुल्क के सदर रहेंगे। ज़ाती फ़ायदे का कानून वो था जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 17वीं तरमीम के ज़रिए ये दाखिल करवाया था कि उनके तमाम फैसलों को जो उन्होंने गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर लिए थे उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। ये होता है ज़ाती फ़ायदे का कानून। ये जो मौजूदा कानून है ये ज़ाती फ़ायदे का कानून नहीं है। दूसरी बात ये है कि पार्लियामेंट को ये कहना कि इनकी आप लेवल देखें, हमने वो लेवल भी देखा है जहाँ पर ये कहा गया, डिक्टेटरों ने ये कहा कि ये आइन कागज़ का टुकड़ा है, इसको मैं फाड़ के फेंक दूंगा। इस लेवल को आप क्या कहेंगे? यानी इस जो मलाइन किया जाता है अवाम के मुंतखब नुमाइंदे को, बार बार ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि ये नाअहल हैं, ये रवैया बंद होना चाहिए। ये रवैया बंद होना चाहिए। असद साहब मैं आपकी जानिब आ रही हूँ। एक तो ये कि इमरान खान ने कहा कि नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट ताकतवर के सामने अपने जो इख्तियारात हैं उनसे दस्तबरदार हो चुकी है, इसको किस तरह से देखते हैं और आप क्या कॉमेंट करना चाह रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपसे ये अर्ज करूँ कि सपोज वी ऑल आर सिटिंग हियर, एवरीबडी हैज़ द ओपिनियन, उसको कहना है, और किसी को ये कह देना जी कि नहीं दिस इज ए स्वीपिंग स्टेटमेंट, इट हैज़ गॉट नो कंसर्न, और मेरा ख्याल है वी शुड फोकस ऑन आवर सेल्फ व्हाट आर वी सेइंग एक्चुअली। दूसरी चीज़ ये है, अगर हम वाकई बड़े कीन है ना कि नहीं जी आपका ये डेमोक्रेटिक सिस्टम इस वक्त वाकई चलना चाहिए, डू यू थिंक कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली पंजाब के अंदर जो इंटरिम गवर्नमेंट है और जो कुछ हो रहा है, तो डू यू थिंक कि वाकई एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद हो, जहाँ कवानीन मौजूद हो, ये सब कुछ इस तरीके से हो रहा है जैसे अब एक लिहाज से हो रहा है? एंड आई रिकॉल 14th अमेंडमेंट जिस तरीके से पास हुई थी और 18th अमेंडमेंट, आज एवरीबडी सफरिंग दैट वे।
आप मुझे ये बताइए ना, जब 18th अमेंडमेंट आपने कर ली तो व्हाट इज बेसिकली लेफ्ट विद द फेडरल गवर्नमेंट, ये सोचने की बात है। और डू यू थिंक क्या उस वक्त क्या आपके पार्लियामेंट के अंदर किसी तरह कोई डिबेट चलें जी, आपका पॉइंट आ गया। आई एम वेरी क्लियर बिल्कुल हुई थी, महीनों सर, और नॉट एट ऑल लोगों की कमेटी नहीं सर, छोड़ें कमेटी के बाद आके उन्होंने पास करा दिया था। असद महमूद साहब, डॉक्टर साहब, वी मस्ट नॉट मिसलीड द पीपल। चलें सही, आपका पॉइंट 27 लोगों की कमेटी ने बनाया था, मल्टी पार्टी कमेटी थी भाई। जी जी बिल्कुल ऐसे ही, और इसके बाद कोई डिस्कशन नहीं हुई, उनका वोटिंग करो और पास करो। असद साहब आपका पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदी। तहरीक इंसाफ के बड़े पैमाने पर बिखरने के बाद जहांगीर तरीन सरगर्म है। पीटीआई के साबिक अरकान से राब्ते कर रहे हैं और उन्हें अपने साथ चलने की दावत भी दे रहे हैं। उन्होंने नई सियासी जमात के हवाले से मुशावरत के लिए आज अलीम खान से भी मुलाकात की है। सवाल हमारा यह है कि क्या पंजाब में एक बड़ी सियासी जमात की गुंजाइश पैदा हो चुकी है? अंबर शमसी, आप क्या समझती हैं? ये जो हम समझते हैं, हम काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं कि जो वोट बैंक है तहरीक इंसाफ का, वो इमरान खान की वजह से है। इमरान खान की वजह से तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा थे उनको वोट पड़ते थे। तो क्या अब ये जो रहनुमा छोड़कर चले गए हैं, जहांगीर तरीन, अलीम खान से मुलाकातें भी हो रही हैं उनकी, फ़र्क पड़ेगा कोई? जी मैं उस पर भी जवाब दूंगी। मैं वेरी क्विकली मैं समझती हूँ कि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये मैं कहना चाहती हूँ। स्वीपिंग स्टेटमेंट के हवाले से मैं क्या कहूँगी, अभी असद साहब ने भी एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया 18वीं तरमीम के हवाले से। उनको शायद मालूम नहीं, या शायद पढ़ा नहीं, या शायद उस वक्त वो अखबार नहीं पढ़ते थे, मुझे नहीं मालूम क्या वजह थी कि उन्होंने कहते कि डिबेट नहीं हुआ। 27 मेंबर कमेटी थी और ये कई माह तक डिबेट किया था। और 200 मेरे ख्याल में आइन के तकरीबन 280 जो आर्टिकल्स हैं वो डिबेट किए और 77 बार मुलाकात की। हर चीज़ पर बहुत डिटेल डिबेट हुई और ये तमाम जो छोटी बड़ी सियासी जमात, ठीक है, रज़ा रब्बानी ने भी लेकिन माना था कि इस पे कम डिबेट हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाए। ये तो नहीं कह सकते ना कोई डिबेट नहीं हुई, कोई सोच विचार नहीं थी। जाहिर है कवानीन में तरामीम हो सकती है, वो बेहतर भी हो सकते हैं, लेकिन हम इसको रद्द नहीं कर सकते। फिर आगे बढ़ते हैं। जहांगीर तरीन और अलीम खान की आज जो मुलाकात हुई, ये बात हो रही है कि नई सियासी जमात बनाएंगे, इसलिए क्योंकि उनको भी एहसास है कि उनकी जो वाबस्तगी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ, उनकी उसकी वजह से उनको सियासी फ़ायदा था। मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि जहांगीर तरीन का अगर सियासी उरूज था वो इमरान खान साहब के साथ ही था। इससे पहले भी वो काफ़ लीग में थे मुशर्रफ के साथ, मुशर्रफ के दौर में। ये वो वाले जहांगीर तरीन नहीं थे जो इमरान खान साहब के साथ थे। हमने ये भी देखा कि बार बार उनको कुछ हद तक शिकस्त भी हुई। तो नई सियासी जमात बनाएंगे जिसमें कुछ अपने हल्के के कुछ इलेक्टेबल्स हैं, शायद उनको मौका मिले, लेकिन एक नई सियासी जमात जो मुतबादल बन सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। जो हो जाएगा वो शायद है कि 2-3 सीटें मिल सकती हैं, मे बी हो सकता है, लेकिन उसमें भी वक्त लगता है। क्योंकि आप ये भी देखें कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ से अलग हुआ है, जिसने इमरान खान साहब को रद्द किया है, उनको इलेक्शंस में नुकसान ही पहुंचा है। सो मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जैसे परवेज इलाही को तस्लीम नहीं करेगा बतौर सदर, तरह उनको मुश्किल लगेगा कि वो जाकर वोट डालेंगे जहांगीर तरीन या अलीम खान के लिए। उनका अपना वोट बैंक अलग होगा, वो किस हद तक डेंट कर सकेगा, सही। असद साहब, जो तहरीक इंसाफ का वोटर है, क्या वो अभी जो इलेक्शन अक्टूबर में होने हैं या जब भी होने हैं, वोटर बाहर निकलेगा तहरीक इंसाफ का? खास तौर पर अगर हम बात करें, क्या वो वोटर शिफ्ट हो जाएगा उन पार्टीज की तरफ, या जो नई पार्टी बनने जा रही है वो वोट देगा जाकर? देखिए, पहले तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि पीडीएम की ये मुकम्मल कोशिश होगी कि किसी भी तरीके से इस पीटीआई का सफाया करने की जो है वो करें किसी सूरत के अंदर भी। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे आर फोकस एंड दैट इज़ द रीज़न कि मुल्क जो मर्जी हो जाए, महंगाई जहाँ पे चली जाए, डॉलर हो गया, घी हो गया, आटा हो गया, तेल हो गया, दिस इज़ नॉट द प्रायोरिटी ऑफ पीडीएम। देयर इज़ ओनली नंबर 1 प्रायोरिटी, अपने जराइम पे पर्दा डालो, अपने आप को सेव करो। ओके जी, जनरली जो बात होती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की, इसका मतलब है कि प्लेइंग फील्ड में कुछ और लोग उतारने जा रहे हैं और जो ऑलरेडी मौजूद है उनको आपने एक लिहाज से फारिग कर देना है। सर्टली ये इस तरह की सिचुएशन नज़र आती है। बट आई वुड से स्टिल इट इज़ नॉट 70s, 80s एंड 90s, नो वी आर एक्चुअली इन 2023। और मैं फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे बताऊं
کہ پاکستان میں اس وقت میکسیمم جو ووٹرز ہیں دے آر دی ویری ینگ اینڈ وائبرنٹ اینڈ ایجوکیٹڈ پیپل. میں آپ سے بتاؤں یہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. دیکھیں اگر پی ڈی ایم کی ہم بات کریں یا نون لیگ کی بات کریں, پیپلز پارٹی کی بات کریں, میں تو یہ کہنے کو تیار ہوں پیپلز پارٹی ایک صوبے کی پارٹی ہے, دیٹ از پروونس کی, اور پروونس کے اندر بھی کس کی, وہ جو رورل ایریا ہے. آپ دیکھیں نا یہ جو اس وقت سسٹم چل رہا ہے پی ڈی ایم کا, میں حقیقت میں بیکاز اٹس سم تھنگ ویری امپورٹنٹ, ڈو یو تھنک کہ فیڈرل میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنا سکتی تھی؟ نو, نیکسٹ ٹو امپاسبل. لیکن نہیں, بلاول جو ہے وہ ہی از دی فارن منسٹر. نون کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو نون نے اپنے آپ کو پنجاب پہ فوکس رکھا. دی ورسٹ, آئی ڈونٹ سے بیڈ, دی ورسٹ گورننس جو آپ نے 13.5 مہینے کے اندر دیکھی, جو انکمپٹنسی ایکچولی پی ڈی ایم کی. عمران خان یا پارٹی مائنس ہو جاتی ہے تو ووٹر کدھر جائے گا تحریک انصاف کا؟ ایک میں یہ ضرور آپ سے بتاؤں, ہاں اگر فرض کریں جی کہ آپ پی ٹی آئی کو ٹوٹلی مائنس کر دیتے ہیں, پھر تو دیکھیں نا جب آپ نے پی ٹی آئی کو مائنس کر دیا, دے آر ناٹ دیئر آن دی بیلٹ پیپر, تو پھر چاہے ووٹر ادھر چلا جائے چاہے وہ ایک لحاظ سے ادھر چلا جائے. میں آج بھی آپ سے کہتا ہوں کہ ایون پیپلز پارٹی کا ووٹر آج بھی پنجاب کے اندر موجود ہے, وہ ووٹ دینے کے لیے نکلتے نہیں. حقیقت میں آپ سے بتاؤں وائی دی بیڈ پالیسیز آف دی پیپلز پارٹی اینڈ دے آر ریئلی اینگری. آپ جائیں لاہور کے لوگوں سے پوچھیں اینڈ دے سے جی کہ ہاں بالکل اسی طرح کی سچویشن ہے. تو میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تو سچی بات ہے, ہم جو درفتنیاں تو چھوڑ سکتے ہیں, بٹ آگے چند ہفتوں میں کیا ہونے جا رہا ہے, کس طریقے سے کیسے ہونے جا رہا ہے, ہاؤ دی سچویشن از گوئنگ ٹو ڈیولپ, سچی بات ہے کوئی بھی اس کو اس وقت پریڈکٹ کرنے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک ووٹرز کی بات ہے, ہاں ووٹر آج بھی انٹیکٹ ہے اس کا پی ٹی آئی کا, اور اگر پی ٹی آئی گراؤنڈ کے اندر آتی ہے تو نہ چاہے پی ڈی ایم اکٹھی ہو کے لڑے یا علیحدہ علیحدہ ہو کے لڑے, یس یہ پی ٹی آئی کو کسی صورت میں شکست نہیں دے سکتی. آپ کی نظر میں نہیں ہو سکتی پی ٹی آئی کو. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, ایک تو ان ووٹرز کے بارے میں, اور دوسرا ان سارے معاملات کا حل کیا ہے؟ اگر مذاکرات کی بات کرتے ہیں, عمران خان جھکاؤ دکھا رہے ہیں, لیکن اب حکومت اپنی جانب وہ اپنی ضد پہ ہے اور حکومت کہہ رہی ہے کہ اب ہم مذاکرات نہیں کریں گے, تو پھر ان معاملات کا حل کیسے نکلے گا؟ یہ اس سوال کے اب 2-3 پہلو سامنے آ گئے ہیں. پہلی بات تو پہلا بنیادی سوال یہی ہے کہ کیا بڑی سیاسی جماعت کی گنجائش ہے یا نہیں ہے. دیکھیں ایک جمہوری عمل میں سیاسی جماعتوں کی گنجائش تو رہتی ہے. 2 بڑی جماعتیں ہوتی ہیں, اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں. ایک دم سے کوئی نئی پارٹی سامنے آتی ہے, جیسے پی ٹی آئی آ گئی. فرانس میں 2 بڑی جماعتیں تھیں, لیکن میکرون آئے, انہوں نے اپنی پارٹی بنائی اور وہ جیت بھی گئے, بلکہ اب دوسری مرتبہ فرانس کے صدر وہ منتخب ہوئے ہیں. تو اس طرح جماعتیں بننا کوئی بری بات نہیں ہے, یہ جمہوری عمل کا ایک حصہ ہے. دوسری بات یہ کہ تحریک انصاف پر جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ان پہ پابندی لگا دی جائے یا عمران خان کو نااہل, میں اس کی شدید مخالفت کرتا ہوں, میں اس کا بالکل حامی نہیں ہوں. تحریک انصاف کو یا کسی بھی سیاسی جماعت کو, بے شک ان سے غلطیاں ہوتی ہیں, دوسری جماعتوں سے بھی ہوئی ہیں, تحریک انصاف سے بھی ہو سکتی ہیں, تو ان کو میدان میں رہنے دینا چاہیے. عمران خان کو بھی نااہل کرنے کی کوشش غلط ہے, یا ان پر جو آج کل غدار کے نعرے لگائے جا رہے ہیں, یہاں پر پوسٹر لگائے جا رہے ہیں کہ عمران خان غدار ہیں, یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. کسی کو بھی غدار قرار دینا, کچھ لوگوں نے, لڑکوں نے وہ سارا کچھ کیا, ان کو اس کی سزا ملے گی, جو بھی شرپسند تھے وہ صحیح اپنی جگہ پر, لیکن یہ غداری کے لیبل لگانا جو ہے کسی پر بھی, چاہے وہ عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو, یہ ٹھیک نہیں ہے. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جمہوری عمل میں کہیں پر 2 پارٹیاں ہوتی ہیں, ایک ذرا سی سینٹر رائٹ ہوتی ہے, ایک ذرا سی سینٹر لیفٹ ہوتی ہے. کبھی کبھی وہ انڈیویجول حکومت بنا لیتی ہیں, کبھی کولیشن گورنمنٹ بناتی ہیں, اور یہ ایک عمل کا حصہ ہے, چلتا رہتا ہے. اس عمل کو آگے بڑھنا چاہیے. اب اگلے الیکشن کو پوسٹ پون نہیں ہونا چاہیے. اب پی ٹی آئی کا ووٹر جو عمران خان کا حامی تھا وہ کہاں جائے گا؟ دیکھیں اس کے پاس آپشنز موجود ہیں, دونوں جماعتیں موجود ہیں, بڑی تحریک انصاف موجود ہے. اب وہ خود فیصلہ کرے گا. ایک پازیٹیو بات یہ ہوئی ہے کہ بہت سے نوجوان جو عمران خان کی باتوں سے میں سمجھتا ہوں کہ گمراہ ہو گئے تھے, جیسے الطاف حسین نے ان کو گمراہ کیا تھا, ان کو مقبولیت تھی الطاف حسین کو, لیکن وہ گمراہ کیا انہوں نے, جس کی سزا انہیں ملی. اسی طرح عمران خان صاحب نے بھی بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کو گمراہ کیا. اب وہ نوجوان شاید ان کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ دیکھیں کہ جو کچھ وہ عمران خان کے وعدے تھے وہ ٹھیک نہیں تھے, اور اس سے وہ اپنے ووٹ بینک کو بدلیں اور دوسری جماعتوں کو ووٹ دیں. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک کی طرف جانا ہے. آسما صاحبہ میں آپ کی جانب بھی آؤں گی, لیکن ایک چھوٹی سی بریک ہمیں لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے.
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। आसमा साहिबा, मैं आपकी जानिब आऊँगी। राना सनाउल्लाह ने एक जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस आधी रात कॉल की थी, उससे मुतालिक मैं बात करना चाह रही हूँ। ख़वातीन से मुतालिक जो वो बातें कर रहे थे, जेलों में जो हो रहा है वो बड़ी खौफनाक सी तस्वीर पेश कर रहे थे। अगर हम हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने रखें, अगर हम इमरान खान या तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी सामने रखें, दोनों सिचुएशंस बड़ी खौफनाक हैं। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या जेलों में जो ख़वातीन हैं वो महफूज हैं? देखिए, ये तो हुकूमत का काम है। अगर उन्होंने ऐसी कोई कॉल पकड़ी थी, ऐसी साजिश पकड़ी थी, उसके ताने बाने पकड़े थे, तो उसको मीडिया के सामने लाते आए रोज। तो हम ऑडियो देखते हैं, फलां की ऑडियो आ गई, चीफ जस्टिस के बेटे की ऑडियो आ गई, कभी सास की ऑडियो आ गई, कभी इमरान खान की ऑडियोज आ रही है। तो फिर आप ये सारी चीजें आवाम के सामने रखते, कोई उभाम ना होता। देखिए, आधी रात को 12:30 बजे उठ के आना, एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और कुछ चहमगोइयों के अल्फाज में उस चीज का जिक्र करना, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे बहुत सारे शुकुक व शुबहात ने जन्म लिया। ये हुकूमत का काम था इस चीज को क्लियर करना। अगर ऐसी कोई साजिश बन रही थी या कोई ऐसी बातें हो रही थी तो उसको आप क्लियर करते, ताकि लोग, जो लोगों की बहू बेटियां, और बेटियां तो देखिए सबकी सांझी होती है, इस वक्त अगर वो जेलों में मौजूद है तो आप उनकी इज्जत पे किसी किस्म की भी आंच ना आने दें। ये हुकूमत वक्त का फर्ज है कि वो क्लियर कट इस हवाले से कोई इंक्वायरी करे, सारे सबूत अवाम के सामने रखें। पॉलिटिकल जमात का अगर ये मौक़िफ़ है तो उनसे भी बात की जाए, एक उनकी रहनुमाओं को बुला के, हुकूमती रहनुमाओं को ले जाके जेलों का विजिट कराया जाए और ख़वातीन से उनकी फैमिली को मिलने दिया जाए। खदीजा शाह के बारे में अभी तक कहा गया है उनकी तबीयत खराब होगी, उनकी फैमिली को जिस दिन से गिरफ्तार है अभी तक एक्सेस नहीं दी गई। तो ऐसी क्या चीजें हैं? अगर इस तरह की बातें बाहर आ रही हैं या रिपोर्ट हो रही है या आप भी ऐसी चीजें कुछ पकड़ रहे हैं तो आप लोगों को बताएं। अगर बेटियों बहनों पे बातें आती हैं, जैसे शुरू में मैंने ये बात की थी ना, आपके इंसानी हकूक कहाँ गए, आपके आज़ादी इज़हार राय कहाँ गए? अगर ख़वातीन के साथ वो भी जेलों में ऐसा सलूक होगा तो कल को कौन सियासत में आएगा? इस गंदी सियासत में कौन आएगा, कौन बोलेगा? और मैं थोड़ी सी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी भी कर दूं। अंबर ने शुरू में जैसे कहा कि एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी, मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि कानून होना ही नहीं चाहिए जी, बनना ही नहीं चाहिए। कानून बने, मैंने ये कहा कानून की अमलदारी होनी चाहिए और किसी भी कानून को अपने मफाद और किसी सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनना चाहिए। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है, जो खवातीन के साथ हो रहा है, आप भी खातून हैं, अंबर भी हैं, हम सब हैं और हमेशा हम आवाज उठाते रहे हैं खवातीन के लिए, तो अभी ऐसा क्या है कि उन खवातीन तक उनकी फैमिली को एक्सेस नहीं दी जा रही? अगर नहीं दी जा रही तो आप बुलाएं, आज उनके घर वालों को बुलाएं, उनके साथ मुलाकातें करें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप कहते हैं जी हमें बड़ा अफसोस हुआ, हम पीटीआई का साथ छोड़े, इमरान खान का साथ छोड़े, आपके सारे केसेस माफ हो जाते हैं। जो आम बेटियां इस वक्त जेलों में है तो उनका क्या कसूर है? उनका क्या कसूर है? और यकीनन हुकूमत पर ही सवाल उठ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप भी सब्र का मुजाहिरा करें। और खवातीन है, देखिए खवातीन और बच्चे तो नहते हैं, उनका क्या, वो कौन सी दहशतगर्द थी, तालिबान थी या ये डंडा बरदार खवातीन निकल आई थी जिन्होंने इस तरह का काम कर दिया? थोड़ा सा सब्र और रहम दिली का रियासत को मुजाहिरा करना होगा। कल को ये वक्त इनके ऊपर भी आ सकता है। अंबर, खुदा न खास्ता जो राना सनाउल्लाह ने जो सिनेरियो, जो पिक्चर पेश की है, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा सच हो, लेकिन ये तस्वीर बड़ी खौफनाक है। एज अ खातून आप इस चीज़ को किस तरह से देखती हैं? मैं तो कहती हूँ कि ये राना सनाउल्लाह साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये बेढंगा वक्त था। जो उन्होंने दावा किया था वो भी बेढंगा था। वो अगर समझते थे कि इसकी वजह इस किस्म का दावा करने से, जैसे कादर पटेल ने एक फजूल सी बात की थी और उसका सबूत नहीं पेश कर पाए थे इमरान खान साहब की टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट के हवाले से, सेहत के हवाले से, तो ये उसी तरह का एक मेरे ख्याल में डेस्परेट मेजर था। इससे बेहतर ये है कि आप अब कुछ आदादो शुमार सामने आए। अब ये सहाफ़ियों का ही काम है कि इसकी तहकीक भी करें। ज़ाहिर है दोनों तरफ जब इस किस्म के हालात होते हैं तो दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। मैंने राना सनाउल्लाह साहब को इसलिए कहा कि उनका बेढंगा बेवक्त किस्म का दावा था क्योंकि जैसे अस्मा साहिबा ने भी कहा, सबूत उसके लिए चाहिए होते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि इमरान खान साहब भी इस हवाले से कुछ ट्वीट्स कर रहे हैं, वो भी पुरानी वीडियोज़ हैं जो उनके दौरे हुकूमत में किसी और खातून के साथ हुआ था, उसको लेकर ट्वीट करें। कहने का मकसद ये है कि ऐसे हालात हैं कि दोनों तरफ, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, गलत खबरें, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम जैसे लोग जो सोचने वाले हैं, हम ये लोगों को बता सकें कि जो हमने देखा, जो ये एहतजाज हो रहा था, जिस तरीके से खवातीन के बाल खींचे गए, उनको घसीटा गया, ये किसी को मेरे ख्याल में काबिल मुज़म्मत है। सही है, बिल्कुल हर तरीके से मुज़म्मत।
चाहिए। बिल्कुल हर तरीके से मजम्मत की जानी चाहिए और इस तरह के मामलात को सियासत में नहीं रखना चाहिए, यही एक मुआशरे की पहचान भी होनी चाहिए। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुझे प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अलाने के बाद।